हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन का दुश्मन उसे अपने ही दल में मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिज़लिन उसे मना कर देता है। इस चैप्टर की शुरुआत में होता ये है कि गिज़लिन का जो पैलेस उसने राजधानी में खरीदा था उसका सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सामान पैक किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि गिज़लिन का काम होने के बाद अब वो फेनरिस लौटना चाहता है, इसीलिए सारे मर्सनरीज मिलकर हर एक चीज को पैक कर रहे होते हैं। सोने के सिक्कों को भी रखा जा रहा है सही तरीके से। जो चीज गिज़लिन अपने साथ लेकर आया था वो तो वापस ले जानी ही है। इसके अलावा गिज़लिन को राजधानी से भी मदद मिली है, बहुत सारे हथियार, बहुत सारी चीजें इसे राजधानी से मिली होती है। उन सबको अपने साथ फेनरिस ले जाया जा रहा है। तब हम देखते हैं कि गिज़लिन इस पैलेस के गार्डन में खड़ा होता है और रोज़लिन को बता रहा होता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। फेनरिस में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है और अब काफी वक्त हो चुका है। जैसा कि मेरी पहले आपसे बात हुई थी, मैं अपनी बनाई कॉस्मेटिक डिनैब को आपको देता हूँ। इस राजधानी में उसे फैलाने का काम आप करेंगे। बदले में आपने मुझे 3 लाख गोल्ड देने का वादा किया था, याद है आपको? लेकिन रोज़लिन पैसों के बारे में और इस तरह की बातें नहीं करना चाहती। ऐसा लगता है कि रोज़लिन इसे पसंद करने लगी है। तभी रोज़लिन बोलती है कि तुम वापस जा रहे हो इतनी जल्दी? लेकिन दोस्तों, ये बंदा किसी और चीज पर ध्यान देना ही नहीं चाहता। इसे तो बस अपने राज्य की रक्षा करनी है और कुछ नहीं। अब ये रोज़लिन से बोलता है कि तुम मेरी स्पॉन्सर हो, इसीलिए मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। जिस पर रोज़लिन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी स्पॉन्सर हूँ, इस बात को मैं जानती हूँ। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानना चाहिए? देखो, जबकि मैं तुम्हारी स्पॉन्सर हूँ तो मुझे पता तो चलना चाहिए कि मैं अपने पैसे किस आदमी पर लगा रही हूँ। तब बताओ कि जिंदगी में तुम्हारा गोल क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, किस लक्ष्य को सामने रखकर ये सारे काम तुम कर रहे हो? जिस पर गिज़लिन कहता है कि मेरा लक्ष्य वैसे वो कुछ खास नहीं है, बस मैं भूखा ना मरूं और अच्छे से जिंदगी जीऊं। ये सुनकर रोज़लिन हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं हो सकता। अगर ऐशो आराम की जिंदगी जीना ही तुम्हारा लक्ष्य होता तो तुम रोल जोसेफ की बात मानकर ड्यूकल हाउस में शामिल हो जाते। तुमने रॉयलिस्ट फैक्शन को चुनकर बता दिया है कि ये लक्ष्य तुम्हारा नहीं है। जिस पर गिज़लिन कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, मैं पार्डियम का वारिस हूँ, इसके अलावा मैं फेनरिस का लॉर्ड भी हूँ। मैंने अपना जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है वो इन दोनों टेरिटरीज को निगाह में रखकर किया है, लेकिन मैं ये बातें तुम्हें नहीं बता सकता। मैं अपनी टेरिटरीज के लिए तुम्हारी मदद चाहता हूँ, जिससे कि मैं उनकी रक्षा कर पाऊँ, पर मैं अपना बोझ तुम पर नहीं डालूंगा माय लेडी। ये तो जाहिर ही है दोस्तों कि गिज़लिन इसे अपनी पर्सनल बातें बताना नहीं चाहता कि इसके लक्ष्य क्या है, ये आगे चलकर क्या करेगा। तब रोज़लिन कहती है कि क्या तुम सारा बोझ अपने कंधे पर उठाना चाहते हो, लेकिन ऐसा क्यों है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तब गिज़लिन कहता है कि नहीं, और अचानक से ये रोज़लिन के हाथ को पकड़ लेता है। रोज़लिन इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तब गिज़लिन इसके हाथ को चूमता है और कहता है कि माय लेडी, मैं अपना बोझ आप पर नहीं डालूंगा। आपके लिए बस मैं एक ही चीज चाहता हूँ, वो है खुशी। आप जिंदगी भर खुश रहिए, यही बात मैं चाहता हूँ। इतना बोलते ही गिज़लिन वहां से चला जाता है और रोज़लिन वहीं पर खड़ी खड़ी ये सारी चीजें देखती ही रह जाती है। अब गिज़लिन जाते जाते सोच रहा होता है कि पार्टी बैंकेट में जो कुछ हुआ था वो अच्छे से निपट गया। मैंने उस रोल जोसेफ का ऑफर ठुकरा दिया, ये बात बहुत ही अच्छी की मैंने। इस तरह से मैं रॉयलिस्ट फैक्शन में अच्छी तरह से शामिल हो गया हूँ। उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाएगा और अब मार्कस पूरे दिल से मेरा साथ देंगे। दोस्तों, गिज़लिन को सिर्फ मार्कस ब्रैंडफोर्ड का साथ ही नहीं मिला, इसके अलावा गिज़लिन को बहुत सारी चीजें मिली होती है। राजधानी से जो मदद पहले ब्रिवेन टेरिटरी को मिलने वाली थी, अब वो गिज़लिन को मिलने वाली है। सब कुछ फेनरिस को दिया जाएगा, उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिए जाएंगे, बहुत सारे हथियार भी दिए जा रहे हैं राजधानी की तरफ से। इसके अलावा गिज़लिन को बहुत सारे टैक्स से भी छूट मिलेगी। जो भी कर पहले फेनरिस और पार्डियम टेरिटरी को देना पड़ता था, उन्हें इस कर से छूट मिल जाएगी। दोस्तों, इन सारी चीजों के अलावा 50,000 लोग जो कि राजधानी के निवासी है वो अब जाकर फेनरिस में रहेंगे। ये गिज़लिन के साथ ही यहाँ से जा रहे होते हैं। और जैसा कि गिज़लिन ने ब्रैंडफोर्ड के रिश्तेदार चीफ जस्टिस से भी डॉर्फ स्लेव्स के बारे में बात की थी, यानी कि बोने मजदूर, वो भी गिज़लिन को दिए जा रहे हैं बिना किसी कर के। ये भी गिज़लिन के साथ जाएंगे उसकी टेरिटरी में। तो दोस्तों, दिखा दिया गया है कि डॉर्फ यानी कि बोने भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें लेबर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मजदूरी कराई जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। तब गिज़लिन आगे बोलता है कि इन सारी चीजों से मेरी बहुत ही ज्यादा मदद हो जाएगी। इससे मेरी टेरिटरी को कोई छोटा नहीं समझेगा, कोई नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास भी वो सारी चीजें आ गई हैं जो बाकी टेरिटरीज में है। लेकिन असली बात यह है कि वो रोल जोसेफ खुद आया चलकर मुझसे मिलने के लिए, मुझे अपने दल में मिलाना चाहता था। जबकि मैंने मना कर दिया है, वो जरूर मेरे खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा होगा, इसीलिए तो वो यहाँ पर आया था। लेकिन इस बार मैं उसके किसी भी प्लान को सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बार मैंने अपना ध्यान हटाया और ये मुझ पर वार करके मुझे खत्म कर देंगे। ड्यूक डेल्फिन, तू बस इंतजार कर, मैं जल्दी ही तेरे पास आऊंगा और तेरा आखिरी नामो निशान भी इस दुनिया से मिटा कर रहूंगा। सब भूल जाएंगे कि इस दुनिया में कोई ड्यूक डेल्फिन था। दोस्तों, गिज़लिन के इस पक्के इरादे के साथ हमें सीन को बदल कर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग फेनरिस पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है फेनरिस का महल और उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं वो बोने दास जो गिज़लिन राजधानी से लेकर आया है। ये आपस में बात कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक बंदा कहता है कि हे गैल्ब्रिक,
वो देख, लगता है हमारा लोड आ गया। तब हमें गिजलिन को दिखाया जाता है जो घोड़े पर बैठकर फेनरिस पहुंच चुका है। यहाँ पर सारी भीड़ जमा होती है। फेनरिस के सारे निवासी भीड़ जमा कर खड़े हैं और गिजलिन को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारा लोड आ गया, हमारा राजा आ गया, हमारा रक्षक पहुंच चुका है। दोस्तों, गिजलिन से तो ये बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। गिजलिन इनके हितों का ध्यान रखता है, इसलिए इससे बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। सारी भीड़ इसका स्वागत कर रही होती है। इस बात को देखकर बेलिंदा कहती है कि ओ माय, ये हमारा स्वागत करने के लिए आए हैं, क्या बात है। तब बोनेदास ये सारी चीजें देख रहे होते हैं कि किस तरह से फेनरिस के निवासी गिजलिन का स्वागत कर रहे हैं। तब वो आपस में बोलने लगते हैं कि देखा तूने, ये लॉर्ड की कितनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। वैसे मैंने यहाँ के लॉर्ड के बारे में सुना है कि वो एक अच्छा इंसान है, वो हमारे लिए यहाँ पर घर बनाएगा, इसके अलावा हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। तब सबसे आगे खड़ा बोना, जिसका नाम है गैल्ब्रिक, वो बोलता है कि हाँ, देखने में लग तो रहा है कि ये अपने लॉर्ड से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सालों से दास बने रहने के बाद भी तुम लोगों ने सबक नहीं सीखा है। एक नोबल हमेशा नोबल ही होता है, वो हम जैसे लोगों के बारे में नहीं सोचता। हो सकता है कि लोग इससे प्यार करते हैं, लेकिन अंदर से ये सचमुच कूड़ा ही होगा, ये हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। दोस्तों, ये बोना गैल्ब्रिक तो बिल्कुल भी खुश नहीं है और राजधानी में रहना भी नहीं चाहता है। तभी इसके पीछे खड़े बोने बोल रहे होते हैं कि तो फिर हम क्या करेंगे गैल्ब्रिक, तो ही बता। तब गैल्ब्रिक बोलता है कि हम अपने प्लान के हिसाब से ही चलेंगे जो हमने यहाँ आने से पहले ही बना लिया था। दोस्तों, इन बोने दासों के हाथों को बांधा गया है और इन्हें जंजीरों में जकड़कर यहाँ पर लाया गया है। ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी इन दासों ने घटिया व्यवहार ही झेला है, कोई इनसे सही तरीके से बात नहीं करता और पागलों की तरह मजदूरी करवाता है, इन्हें भूखा रखा जाता है। इसीलिए शायद गैल्ब्रिक को लगता है कि गिजलिन भी वैसा ही होगा और ये अपने साथियों के साथ यहाँ से भागना चाहता है। तब हम देखते हैं कि गिजलिन घोड़े पर बैठे बैठे इन बोने दासों की तरफ अपना हाथ हिलाना चाहता है, क्योंकि गिजलिन ऐसा इंसान नहीं है। वो भले ही मजदूर बनाकर रखे अपनी टेरिटरी को चलाने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, लेकिन अपने प्यार से लोगों का दिल जीत ही लेता है। गिजलिन प्यार से बोनो की तरफ हाथ हिला रहा होता है, लेकिन गैल्ब्रिक को गिजलिन से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि सारे नोबल्स एक जैसे होते हैं। बेलिंदा बोलती है कि यंग मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? कौन है वहाँ पर जिसे आप हाथ दिखा रहे हैं? और जो बिल्कुल गिजलिन के साथ चल रहा होता है वो सारी चीजें देखकर बहुत ही खुश है और कहता है कि क्या बात है, कमाल हो गया, हाँ, इतने सारे पैसे हमें मिले हैं, अब तो हम राहत की सांस ले सकते हैं और आसानी से इस टेरिटरी को चला सकते हैं। दोस्तों, ये तो खुशी से नाच रहा होता है, लेकिन गिजलिन इसकी खुशी को रहने दे तब ना। गिजलिन इसे ऑर्डर देता है कि मैंने तुम्हें लोवेल की रिसर्च के लिए कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए कहा था, कहाँ है वो? चलो जल्दी से इकट्ठा करो और मेरे ऑफिस में लेकर आओ। जिस पर क्लाउड कहता है कि क्या, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे आराम तो करने दो, हम अभी वापस आए हैं, राहत की थोड़ी सांस लो, तुम भी आराम कर लो। जिस पर गिजलिन कहता है कि दासों के लिए आराम नहीं होता, चुपचाप मैंने जो कहा वो करो और मुझे ऑफिस में मिलो अभी इसी वक्त। दोस्तों, गिजलिन बुरा इंसान नहीं है, लेकिन गिजलिन के पास टाइम नहीं है सारी चीजें करने के लिए, इसीलिए ये लगातार लोगों को काम पर लगाए रखता है। इसीलिए गिजलिन की इमेज अपने दोस्तों के सामने ऐसी बन गई है कि वो कितना ज्यादा पत्थर दिल है। तभी हम देखते हैं कि अगले सीन में दिखाया जाता है कि गिजलिन अपनी कुर्सी पर बैठा होता है, महल में मीटिंग चल रही है और सारे बंदों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया गया है। गिजलिन के पास एक बंदा खड़ा होता है, लोवेल। दोस्तों, ये वही बंदा है जो पहले काउंट डिगार्ड के साथ काम करता था, उसका कमांडर बनकर, लेकिन अब जबकि काउंट डिगार्ड मर चुका है तो ये गिजलिन के साथ काम कर रहा है। गिजलिन इससे बोलता है कि लोवेल, जब मैं यहाँ पर नहीं था तो मैंने पर्डियम के जनरल होमरन को यहाँ पर भेजा था इस टेरिटरी को चलाने के लिए, क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं उनके साथ काम करने में? तब लोवेल बोलता है कि नहीं लॉर्ड, ऐसा तो कुछ नहीं है। जिस पर गिजलिन बोलता है कि ठीक है, फिर उन्हें बता दो कि मैं जल्दी ही उनसे मिलने के लिए आऊंगा पर्डियम में। और हाँ, अब मुझे बताना शुरू करो कि जब मैं फेनिस में नहीं था तो मेरे पीछे से यहाँ पर क्या क्या हुआ। अब लोवेल गिजलिन को सारी बातें बताता है कि जब वो यहाँ पर मौजूद नहीं था तब उस वक्त टेरिटरी को किस तरह से चलाया गया, किस तरह से सारे काम अच्छी तरह से हो रहे थे बिना किसी रुकावट के। सारे वाटरवेज बना दिए गए हैं, रोड्स को बना दिया गया है, जो भी गिजलिन चाहता था उन सारी चीजों को बना दिया गया है। ये सुनकर एल्फॉय कहते हैं कि क्या बात है, हम तो थोड़े दिन के लिए गए लेकिन इन लोगों ने तो काफी काम कर दिया। तब लोवेल आगे बोलता है कि जैसा कि आपने जाने से पहले कहा था, वर्कशॉप भी बना दिए गए हैं, इसके अलावा बहुत सारे स्टोरेज हाउस जहाँ पर अनाज को भरकर रखा जाएगा वो सब भी कंप्लीट हो चुके हैं। और जबकि आप अपने साथ बोनेदास लेकर आए हैं, अगर वो भी काम पर लग जाएंगे तो हमारी सारी चीजें बहुत ही जल्दी बन जाएगी। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में बहुत सारा अनाज उग रहा है, इसीलिए हमें व्यापार संगठन से अनाज खरीदने की अब जरूरत नहीं है, हमारी टेरिटरी में अब कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ये सुनकर बेलिंदा कहती है कि क्या कमाल की बात है, लेकिन हमने कितना अनाज पैदा कर लिया है ऐसा। तब क्लाउड गिजलिन को बताता है कि मैंने यहाँ पर आने के बाद पता किया और मुझे पता चला कि हमारे पास इतना अनाज है कि वो रेफोल्ड राज्य के बराबर है। दोस्तों, एक टाइम था जब गिजलिन की ये टेरिटरी भूखी मर रही थी, लेकिन अब इतना ज्यादा अनाज
अनाज है कि रेफोल्ड के बराबर हो चुका है। वेंडी क्लाउड को ताना मारती और कहती है कि देखा तुमने, एक टाइम पर तुम बोल रहे थे कि यहाँ पर तो अनाज ही नहीं उग सकता, अब सब बोल रहे हो। तो बेलिंदा कैसे पीछे रहती है, वो भी बोलती है कि क्या बात है, इस तरह से तो हमारे यंग लॉर्ड एक बहुत ही अच्छे शासक बन जाएंगे, सारी जगह पर फेमस हो जाएंगे। क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया यंग लॉर्ड, हमारे पास पैसे हैं, खाना है, सारी चीजें हैं। अब गिलियन कहता है कि हाँ यंग लॉर्ड, इससे आपका सपना जरूर पूरा हो जाएगा जो एक दिन आपने देखा था। आप पर्डियम और स्टेरिटी को दोनों ही विकास की राह पर ले गए हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें सुनने के बाद भी गिजलिन खुश नहीं लग रहा होता है। गिजलिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, हमारे पास काफी चीजें आ चुकी हैं, लेकिन ये भी काफी नहीं है। सुनो मेरी बात, हमें और ज्यादा एरिया की जरूरत है। मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बसाना चाहता हूँ, अपने राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ। इसके लिए हम तैयारी करेंगे एक लड़ाई की, हम बहुत जल्दी एक युद्ध करने वाले हैं। ये सुनकर क्लाउड हैरानी से कहता है कि क्या युद्ध, लेकिन क्यों, अभी तो सब कुछ ठीक हुआ है और वैसे भी रॉयलिस्ट फैक्शन भी तो हमारे साथ है, तो हमें कौन डराएगा, हम पर कौन ही हमला करेगा। जिस पर गिजलिन कहता है कि डेस्मोंड और रेफोल्ड वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं, पहले जो लोवेल दिखा रहा है उस चीज को देखो। तब लोवेल कुछ डॉक्यूमेंट क्लाउड को देता है जिसे पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इन डॉक्यूमेंट में लिखा है कि डेस्मोंड राज्य बहुत सारे लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। बहुत सारे फ्री नाइट्स जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, अकेले काम करते हैं, उन्हें भी सेना में भर्ती किया जा रहा है। सारे नाइट्स को एक स्पेशल तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा डेस्मोंड राज्य बहुत सारा आयरन और भी इकट्ठा कर रहा है जो कि किसी युद्ध में हथियार बनाने के काम आएगा। जब मैं यहाँ से निकला था राजधानी में, तब मैंने लोवेल से कहा था कि डेस्मोंड राज्य की हर एक गतिविधि पर नजर रखे। लोवेल ने डेस्मोंड राज्य की हर एक गतिविधि पर नजर रखी है और उन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसने ये डेटा बनाया है। इस सारी जानकारी के हिसाब से एक बात तो साफ है कि उसने बहुत सारा आयरन और खरीदा है, वो भी हमारे पड़ोसी राज्य कबाल्डी से। तब गिलिन कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, जब किसी को युद्ध करना होता है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें यही हैं, खाना, मैन पावर, उसके अलावा आयरन और, जिससे कि हथियार बन सके। और ऐसा है तो वो युद्ध की ही तैयारी कर रहा है। बेसिकली दोस्तों पता चलता है कि डेस्मोंड ने गिजलिन के खिलाफ लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है और वो बहुत सारा आयरन और कबाल्डी से खरीद रहा है, क्योंकि आयरन और से ही सारे हथियार बनते हैं और उन्हें मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सामान्य टाइम पर ये डेस्मोंड आयरन और नहीं खरीदता था, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा खरीद रहा होता है। ये चिंताजनक बात थी गिजलिन के लिए। तब गिलिन इन्हीं सारी बातों की तरफ इशारा कर रहा होता है। तब कोर बोलता है कि क्या बात है, फिर से एक लड़ाई हमारे सामने आ गई। एल्फो डर के मारे चिल्लाते हैं कि क्या एक और बार फिर मुझे एक लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ेगा। तब क्लाउड सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है इन्हें देखकर तो कि डेस्मोंड ने आयरन ओर पर मोनोपोली हासिल कर ली है, इससे हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी, वो हमें आयरन ओर नहीं बेच रहा। बेसिकली दोस्तों ये कहना चाहता है कि डेस्मोंड ने कबाल्डी के साथ डील करके वहाँ के सारे आयरन ओर पर अपना कब्जा जमा लिया है, बस उसे ही वो सारा आयरन ओर बेचा जा रहा है और गिजलिन जो कि आयरन ओर खरीदना चाहता है इसे नहीं दिया जा रहा। क्लाउड को भी ये बात जानकर चिंता होने लगती है कि इनका पड़ोसी राज्य कबाल्डी इन्हें आयरन ओर नहीं बेच रहा बल्कि डेस्मोंड को सारी चीजें दे रहा है। तब गिजलिन कहता है कि हाँ, डेस्मोंड सचमुच एक युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसीलिए वो कबाल्डी से इतना ज्यादा धातु खरीद रहा है। ये बात भी उतनी ही साफ है कि कबाल्डी हमें आयरन ओर नहीं बेचेगा, क्योंकि वो डेस्मोंड के साथ मिला हुआ है। इसीलिए अभी के लिए मान लेते हैं कि काउंट कबाल्डी भी ड्यूकल हाउस का ही हिस्सा है। दोस्तों गिजलिन तो अपने आसपास से चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा पड़ा है। गिजलिन आगे बोलता है कि जैसा कि हमारे दुश्मन ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, वो खाना जमा कर रहा है और बाकी चीजें भी। ये सारी बातें जानकर तुम लोगों को परेशानी तो हो रही होगी, तुम सोच रहे होगे कि आगे क्या होगा। और दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है, मैं तुम्हें जो बताऊंगा अब उस प्लान के हिसाब से काम किया जाएगा। सुनते ही हर कोई हैरान हो जाता है कि क्या गिजलिन को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिसके लिए इसने पहले से एक प्लान तैयार कर रखा था। अब आखिर में गिजलिन बोलता है कि ठीक है, हम खुद पहले काउंट कबाल्डी पर हमला करेंगे और उसे कब्जे में लेंगे। दोस्तों चैप्टर तो यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन गिजलिन ने कहा है कि वो कबाल्डी पर हमला करेगा। बेसिकली ये खुद वॉर की शुरुआत करना चाहता है। असली बात ये है कि गिजलिन के लिए ऐसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर सचमुच डेस्मोंड बहुत सारा आयरन और इकट्ठा कर लेता है और गिजलिन के पास कुछ नहीं बचता, तो गिजलिन का राजा वैसे ही मुसीबत में आ जाएगा। इसीलिए गिजलिन के लिए सबसे अच्छा मौका यही है कि ये कबाल्डी से युद्ध करे, जो कि इसे जानबूझकर परेशान कर रहा है, आयरन और नहीं दे रहा। उसे हराकर युद्ध में वहां के राज्य को भी अपने कब्जे में ले ले। इससे दो चीजें होंगी, एक तो फेनरिस की टेरिटरी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत सारे लोग यहाँ पर रह पाएंगे। इसके अलावा आयरन ओर पर भी गिजलिन अपना कब्जा जमा लेगा, किसी और से भीख मांगने या फिर किसी और से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली इससे पहले कि दुश्मन हम पर हमला करे, खुद ही दुश्मन पर हमला करके उसे चौंका दो और उसे खत्म कर दो, यही गिजलिन करना चाहता है। लेकिन ये सब होगा कैसे, ये सारी बातें हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस पर। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को हाइप भी कर दिया करो।